अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें है बेसिकली मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग दो तरह की बेसिकली इसकी सैम्पलिंग की फर्दर डिवीजन आ जाती है। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की भी फर्दर आपके पास चार टाइप्स होती है, एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है? इसमें बेसिकली मैंने उस दिन आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि एवरेज यूनिट से जो है बेसिकली आने के इक्वल चांस होते हैं और नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी आती है। ठीक है, इसकी दो बेसिकली जो चीज़ें हैं, एक तो एवरेज यूनिट के आने के इक्वल चांस और नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर आप कोई यूनिट सेलेक्ट कर रहे हो तो आप उसके जो है आने के इक्वल चांस होंगे कि वो दोबारा भी आ सकता है। आपने विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट से अगर देखते हो, और अगर उसको इग्नोर करके वैसे भी अगर आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे होते हो, जैसे अगर मैं आपकी पूरी क्लास से डाटा लेती हूँ तो हर यूनिट के आने के चांस इक्वल होंगे और उसकी कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होगी, जीरो नहीं होगा वो। ठीक है, वो रिजल्ट तो इस तरह से इसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लेंगे। A sample is defined to be simple random sampling if it is selected in such a manner that number one क्या each unit in the population has equal chance of being in a group। ठीक है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है इसके आने की, इक्वल चांस है। The sample and each possible sample of the size has equal probability of being in the sample selected। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद इसके जो है बेसिकली हमने मीन की डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोपोर्शन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी एसपीएसएस पे। उसके क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है बेसिकली नेक्स्ट आ जाता है कि इसके डिफरेंट मेथड है सैंपल को, सिंपल रैंडम सैंपल को सिलेक्ट करने के। एक गोल्ड फिश बाउल प्रोसीजर हो गया, या फिर आपके पास रैंडम नंबर टेबल हो गया। आपने लेकिन एसपीएसएस पे करना, आपने जो है बाय हैंड सैंपल्स बना लेने हैं, उसके बाद एसपीएसएस में एंटर करके आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपने ये सैंपल बनाना तो आपका काम होगा, लेकिन जो नेक्स्ट है यहाँ से इस तरह से आपकी जो वो चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होंगी जब आप एसपीएसएस पे इसको करेंगे। सेकंड इसकी टाइप आ जाती है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये बहुत ही इजी और जो है मज़े का कॉन्सेप्ट है। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? अब स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम बेसिकली जो है पॉपुलेशन हमारी होती है हेट्रोजीनियस। याद रखिए, पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस, उसको होमोजीनियस ग्रुप्स में बनाएंगे हम। जैसे कि मैं अगर कहती हूँ हमारे यूनिवर्सिटी में तो सारे फीमेल्स हैं। अगर जीसी या पीयू का डाटा हम लेते हैं तो उसमें मेल और फीमेल दोनों तरह का आपके पास डाटा होगा। तो आपने जो क्लास में मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, तो अगर आप एक क्लास से डाटा ले रहे होते हो, वो फॉर एग्जांपल मेल आ जाता है तो वो फीमेल को तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो सैंपल, वो फीमेल आ जाए तो वो मेल को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। क्योंकि इस केस में आपका स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यूज होता है कि आप पहले स्ट्रैटा बना लेते हो, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस पॉपुलेशन के स्ट्रैटा बना लेते हो, स्ट्रैटा में से आप डाटा कलेक्ट करते हो। जैसे कि देखें, अगर आपकी क्लास में मेल फीमेल दो तरह का डाटा है तो आपने एक स्टेटा बना लिया मेल के नाम से। ठीक है, एक उसमें एक जैसे ग्रुप के जो यूनिट रख दिए मेल के। सेकंड आपने स्टेटा बना लिया उसमें, जैसे कि क्लास में दो तरह के है ना, फीमेल और मेल जेंडर। अब सेकंड आपका ग्रुप हो गया फीमेल का। ठीक है, एक आपने मेल का बना लिया और एक आपने फीमेल का स्टेटा बना लिया। इनसे आप जो है डाटा कलेक्ट करेंगे। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे? पहले तो आपने हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन थी ना, यानी कि उसमें मेल फीमेल एक तरह से एक दूसरे से डिफरेंट थे। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस पॉपुलेशन में डिवाइड किया गया, यानी कि अब ये पॉपुलेशन जो है मेल की और फीमेल की आप होमोजीनियस होगी। ये एक देखें इंटरनली सेम हो गए हैं, फीमेल सारी हैं तो फीमेल सारी इसी में है, मेल हैं तो वो सारे मेल इसी में है। आपने हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। इन सब ग्रुप में से जो आप डाटा कलेक्ट करेंगे वो आपका हो जाएगा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगा। इनसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से आप डाटा कलेक्ट करते जाएंगे, मेल से जो आपने लेना इन्फॉर्मेशन, फीमेल से जो आप जिनसे डाटा इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो आप फर्दर इसमें से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू डाटा कलेक्ट करेंगे। तो ये आपका हो गया स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब इसकी डेफिनेशन देख लें। A sample of size n is defined to be stratified random sample if it is selected from the population which has been divided into number of non-overlapping groups। क्या भी ओवरलैप नहीं करे? ओवरलैप का मतलब होता है एक जैसे। अब मेल फीमेल आपस में दूसरे से डिफरेंट इसलिए और नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप कहलाएंगे ये। नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप में या सब पॉपुलेशन में आपने इसको डिवाइड कर दिया तो इसको हम स्टेटा भी कहलाते हैं। अब ये मेल फीमेल के हमने स्टेटस बनाए हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? सच दैट पार्ट ऑफ अ सैंपल इज ड्रॉन रैंडम इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच स्टेटम। अब इसके बाद आप हर स्टेटम से जो है इन्फॉर्मेशन लेते जाएंगे रैंडमली, तो वो आपका हो जाएगा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्टेटेड डिफरेंटली, लेट द हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, आपकी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन थी मेल फीमेल, उसको आपने जो है डिवाइड कर दिया केस डाटा में। तो फिर इसके बाद आप उससे हर इस डाटा से डाटा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो इस प्रोसीजर को
स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। एक तरह से इन्होंने दो तरह के से आपको डेफिनेशन बता दी है। एक आपको न्यूमेरिकल जो है नोटेशंस के साथ N1 N2 के साथ, और एक आपको सिंपली बता दिया। दोनों से जो भी कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, देखिए याद रखना है। It is to be emphasized that good stratification required that each of these strata should be internally क्या है वो homogeneous है, but externally strata should be different from one another. नेक्स्ट आता है इसके बाद, a population may be stratified according to the size as large, medium, small. अब ये पॉपुलेशन पे डिवाइड करते हैं कि आप उसके जो है लार्ज स्ट्रेटा बना रहे हैं, मीडियम बना रहे हैं, या फिर स्मॉल बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। लो कॉस्ट, अब आपको ये लो कॉस्ट होगी इसमें, और ग्रेटर एक्यूरेसी होगी, बेटर कवरेज आपके डाटा की हो जाएगी इसके थ्रू। Stratified random sampling we use the variation among the strata greater than the variation within data. अब among का मतलब है, जैसे कि देखिए ये मेल फीमेल है, इनके दरमियान में among के दरमियान में जो है इंफॉर्मेशन वो वेरिएशन ज़्यादा है, विद इन इनके दरमियान में वो जो है वेरिएशन नहीं है। जैसे कि फीमेल का डाटा है, तो फीमेल के आपस में तो कोई वेरिएशन नहीं होगी ना, मेल के रिस्पेक्ट इनके दरमियान अमंग वेरिएशन होगी, विद इन इसमें वेरिएशन नहीं होगी, यहाँ पे ये बताया उन्होंने। नेक्स्ट इसका पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग थ्री फोर, फर्स्टली स्ट्रेटा शुड बी सबडिवाइडिंग हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन इनटू होमोजेनियस ग्रुप। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड पे आ जाता है, प्रोवाइड्स इम्प्रूव एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन। थर्ड पे जाकर रिड्यूसेस द वेरियंस ऑफ द एस्टिमेट, इसका वेरियंस भी कम होता है। नेक्स्ट में कहा है कि आपने किस तरह से करना होता है, आपके कोर्स में सच नहीं है कि आपने इसको करना हो क्वेश्चंस में, बस थ्योरी के तौर पे है। तो इसके आप नेम और इसके फॉर्मूलाज देख लें एक बार। एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज आप इक्वल एलोकेशन करते हैं, इक्वल एलोकेशन में आप इस तरह से करते हैं, एन डिवाइडेड बाई के इसमें नंबर ऑफ डाटा होते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन एलोकेशन में आप ये वाला फॉर्मूला, प्रोपोर्शनल एलोकेशन में ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ऑप्टिमम एलोकेशन में आपकी कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो जाती है। नेमन एलोकेशन में फर्दर ये होता है, कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है, बाकी ये सिग्मा इन्वॉल्व होता है, यानी कि वेरियंस। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग क्या है। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग ये है कि एक तो आप पहले सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसमें एक इंटरवल ऐड करते जाते हैं, तो फिर उसके बाद हर वो यूनिट सेलेक्ट होता जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास कोई वैल्यू आ गई है, 10th वैल्यू आ गई है, और कुछ शॉप का आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो 10th वैल्यू आपकी जो है कोई कॉर्नर शॉप आ गई। एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, अगर वो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि 10th यूनिट आप उसमें ऐड करते जाएंगे। फर्स्ट आपने यूनिट लिया 10th, तो वो आपकी कॉर्नर शॉप आ गई। सेकंड फिर आप उसमें 10 ऐड करेंगे, तो वो आपकी हो सकता है वो भी इस तरह से हर कॉर्नर शॉप जो है आपकी सिस्टमेटिक नहीं होता है। हर एक बार आपने एक यूनिट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसमें उसका वो जो डबल ट्रिपल ट्रिपल इस तरह से आप उसमें जो है इंटरवल ऐड करते जाएंगे, तो वो इस तरह से आता जाएगा, जैसे कि फर्स्ट कॉर्नर शॉप, सेकंड कॉर्नर शॉप, तो एवरी कॉर्नर शॉप आपकी जो बेसिकली सैंपल बनता जाएगा इस केस में। Sample of size n is defined to be systematic sample if it is obtained by choosing one unit at random from the first k units and thereafter every selecting kth unit। एक आपने यूनिट पहले सेलेक्ट कर लिया, वो आपका k आ गया, उसके बाद आपने एवरी kth यूनिट जो है बेसिकली सेलेक्ट करते जाना है। have been serially numbered from 1 to n arranged in the systematic fashion। अगर आपके पास डाटा फॉर एग्जांपल 100 शॉप्स का था, तो आपका 10th आ गई, जिसके बाद 20th 30th 40th, ठीक है, आपने पहले अरेंज करके डाटा लिख लिया, उसके बाद हर 10th 20th 30th 40th इस तरह आपका जो है यूनिट आपके सैंपल होता जाएगा। और ये उसका जो है सैम्पलिंग इंटरवल n ओवर n, इस तरह से आप इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ को रीड कर लें। When a sampling interval corresponds to some periodic or cyclic recurrence in the population, the systematic sampling will result in a non-representative sample. For example, suppose every 20th shop in the big bazaar in the corner shop and the sampling interval is also 20। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपका आपने जो यूनिट सेलेक्ट किया वो भी 20 आ गया, और जो इंटरवल है वो भी 20 का आ गया। दोनों चीज़ें सेम आने की वजह से और वो कॉर्नर शॉप होगी। इफ द रैंडम स्टार्ट कोइंसाइड विद द कॉर्नर शॉप, अगर वो कह रहे हैं कि ये भी कोइंसाइड हो गया, तो वो कॉर्नर शॉप थी जो 20th शॉप थी पहली। उसके बाद सैंपल विल इंक्लूड ऑल द कॉर्नर शॉप्स एंड द सैंपल विल बी हाईली नॉन रिप्रेजेंटेटिव एंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द कॉर्नर शॉप्स। ठीक है, अभी यहाँ जिसको आपने अच्छी तरह से रीड कर लेना है। नेक्स्ट इस पैराग्राफ को भी रीड करना है, जिसमें उन्होंने बताया कि आपका जो है सिंपल रैंडम सिस्टमैटिक सैंपल स्ट्रैटिफाइड से ओवरलैप करता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं। If you think the population as being divided into n strata, each consisting of k units, then the systematic sample resembles a stratified random sample with the one unit from each stratum. The advantages of systematic sampling are that it saves much time and effort। ठीक है, वो टाइम
और जो है आपकी एफर्ट सेव करता है। इट इज़ इकोनॉमिकल, इट इज़ इज़ी सिलेक्टेड एंड कन्वेंशनली वर्कड आउट। यहाँ से इसको आपने देख लेना कि वो कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने 20th एक बार शॉप सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आप एवरी 20th लेते जाते हैं। इस तरह से आप स्टैटिफाइड में भी स्टेटा बना लेते हैं और उस स्टेटा से फिर आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो एक तरह से ये एक दूसरे से ओवरलैप कर देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो है लास्ट आपके पास आ जाती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की टाइप, क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है फोर्थ सैंपल। अब इसमें ये है बेसिकली क्लस्टर सैंपलिंग में, अब स्ट्रेटिफाइड में तो आपने बेसिकली डाटा आपका हेट्रोजीनियस है उसको होमोजीनियस में ग्रुप में डिवाइड करके, इसमें ये होगा कि आपके पास जो जैसे कि कुछ सोसाइटी होती है उसमें ए ब्लॉक बी सी इस तरह से उनको नेचुरली आपके ब्लॉक्स बने हैं, उनमें से आपने डाटा कलेक्ट करना होगा, उसको क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका बेसिकली देखिए क्लस्टर ब्लॉक ए है या ब्लॉक बी है या ब्लॉक सी है, तो आपके जो है इंटरनली डिफरेंट होंगे कि उसमें हाउस ये है, इस तरह से हाउस है, इतने हाउसेज हैं, तो ए में डिफरेंट है, बी में डिफरेंट है, सी में डिफरेंट है। अब इसमें यह है कि आपके इंटरनली यूनिट डिफरेंट है, लेकिन एक्सटर्नली आप देखें तो ए बी सी ब्लॉक आपको लगेगा कि सेम है। इसमें और सर्टिफाइड में ये डिफरेंस है। सर्टिफाइड में तो ये था कि वो इंटरनली जो सेम थे, एक्सटर्नली डिफरेंट थे कि मेल फीमेल है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरनली वो डिफरेंट होंगे, हाउस होल्ड हर एक से मतलब हर ब्लॉक के अंदर जो हाउस है इंटरनली डिफरेंट है, लेकिन एक्सटर्नली देखा जाए तो वो सेम लग रहे होंगे आपको, ए ब्लॉक बी ब्लॉक सी ब्लॉक। ठीक है, अब रैंडम सैंपल इज टू बी सेड क्लस्टर सैंपल it will consist of first selecting at random groups of individual units called clusters into which population can be divided and then include in the sample either all the units from each of the chosen cluster or selecting the random of the units. अब इसमें उन्होंने पहले बता दिया कि देखिए आपका कोई जैसे कि यदि आपको बताया कि ए ब्लॉक है या फिर उसके बाद आपका ए बी ब्लॉक आ जाता है, सी ब्लॉक, अब वो आपको देखने में तो लग रहा होगा कि ये सेम है, इसके ब्लॉक ए है ब्लॉक बी इसी सोसाइटी के है ना, वो आपके जो है एक्सटर्नली आपको लग रहा होगा कि सेम है, लेकिन इंटरनली जो उसमें हाउस होल्ड है वो डिफरेंट है। इसमें आपका ये डिफरेंस आ जाता है कि आपका इंटरनली डिफरेंट है और एक्सटर्नली सेम है। उसमें ये था कि इंटरनली सेम थे और एक्सटर्नली डिफरेंट थे। आज आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। In other words, suppose that the population is this cluster comprises first divided into m smaller groups equal or unequal size called the cluster। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हर ब्लॉक में सेम हाउस होल्ड तो नहीं है, जैसे कि किसी में 600 हाउसेज हैं, किसी में 500 है, किसी में 400 है, आपने एक क्लस्टर बना लिया, वो इक्वल और अनइक्वल हर तरह के हो सकते हैं। सच एज ब्लॉक ऑफ द सिटीज हाउस होल्ड क्लासेज a random sample consisting of number of clusters say m is then random then selected from all these cluster। फिर हर एक में से आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया, where each chosen cluster is either sample or the subunits in the sample population are included in the sample। Such sample is called cluster sampling। उसमें से आप सब सैंपल लेंगे और सब यूनिट्स लेंगे तो इस तरह से इसको हम क्लस्टर सैम्पलिंग कहेंगे। ठीक है, आपने एक बार सैंपल सेलेक्ट किया, उस सैंपल से फर्दर सैंपल सेलेक्ट किया, उस फर्दर सेलेक्ट करते गए, इस तरह से आपका ये जो है मेनी फेज भी बन जाता है। अभी हम इसका नेक्स्ट वो भी आ जाएगा यहाँ पे। The procedure one stage cluster sampling when all the units which each of sample population comprises are included। if each two stage cluster आपका one stage two stage इस तरह से ये जो है मल्टी स्टेज इस तरह से होता जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद यहाँ से इसके एडवांटेजेस पढ़ देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मल्टी स्टेज। अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक बार आपने यूनिट सेलेक्ट किया, उसमें से फिर आपने सेकंड स्टेज सेलेक्ट कर ली। जैसे कि फर्दर सब एग्जांपल के तौर पर बताऊँ, मैं कोई डाटा कलेक्ट कर रही हूँ प्रोविंस से, मैंने वो प्रोविंस से डाटा कलेक्ट करना है, उसके बाद मैंने ले लिया वो प्रोविंस से डाटा, उसके बाद मैं फर्दर कहती हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट से लेना है, तो मैं फर्दर उसके जो है सब ग्रुप्स बना लेती हूँ, डिस्ट्रिक्ट से मैंने डाटा ले लिया। नेक्स्ट मैं फर्दर कहती हूँ कि मैंने इसके सिटी से डाटा लेना, फिर मैं उसके सिटीज से डाटा ले लेती हूँ। नेक्स्ट मैं उसे कह देती हूँ कि फर्दर जो है इस एरिया से डाटा लेना है, इस ब्लॉक से डाटा लेना है, इस स्ट्रीट से डाटा लेना है, यानी कि एक सैंपल सेलेक्ट करने के बाद मैं उसकी जो है फर्दर डिवीजन कर सकती हूँ। तो इसको आप कहेंगे मल्टी स्टेज सैंपल। नेक्स्ट इसके बाद मल्टी फेज और मल्टी स्टेज में थोड़ा ही डिफरेंस है, तो इसको भी आप एक तरह से दोबारा रीड कर लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। सैंपल इज सेड टू बी टू फेज सैंपल व्हेन सर्टेन आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द अदर यूनिट्स इन द सैंपल एंड अदर आइटम्स ऑफ यूनिट्स आर detailed information are collected from the sub-sample of the units comprising original sample। Two-phase sampling also called double sampling। ठीक है, इसको मल्टी-फेज सैम्पलिंग भी कहते हैं। मल्टी स्टेज और मल्टी फेज में डिफरेंस बेसिक ये कि मैंने आपको बताया, मल्टी स्टेज में आपने जैसे कि प्रोविंस से, डिस्ट्रिक्ट से, सिटी से, ब्लॉक से, इस तरह से डाटा ले रहे होते हैं, और मल्टी फेज में आपका ये होता है कि आप डाटा ले रहे होते हो
मल्टी फेज भी, जैसे कि सैम्पलिंग कुछ सैम्पलिंग से आप डिटेल इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हो और कुछ से आप जो है जस्ट इंटरव्यू ले रहे होते हो, कुछ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते होते हो, ठीक है। आप इसको कह सकते हो ऑल द नंबर ऑफ द सैम्पल्स प्रोवाइड बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड सम ऑफ देम प्रोवाइड मोर एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन। कुछ से आप जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हो जस्ट, कुछ यूनिट से आप डिटेल इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हो, इसको आप मल्टी फेज कहते हैं। सिक्वेंशियल सैम्पलिंग ये वो होता है जिसमें आपका एन फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की फर्दर टाइप्स। आपको मैंने बताया कि पर्पस सैम्पलिंग या कोटा सैम्पलिंग क्या होता है। इसमें पर्सनल जजमेंट आपकी इन्वॉल्व हो जाती है। पर्पस सैम्पलिंग क्या, अ प्रपोजिव सैम्पल इज अ नॉन रैंडम सैम्पल इन विच सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल यूनिट इज बेस्ड ऑन द पर्सन एक्सपर्टाइज। तो पर्सन की जो है जो डाटा कलेक्ट कर रहा है उसकी एक्सपर्टाइज पे ये जो है बेस कर रहा था। पर्पस सैम्पल इज द लाइबल बेस्ड बाइस एंड डेलिब्रेट सब्जेक्ट चूज ऑफ द पर्सन। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल अगर डाटा लेना हो, आपने डाटा जो है पर्पस सैम्पलिंग में है कि अगर कोई जो है लेमन उसका ऑरेंजेस का कोई ट्रक जा रहा हो, तो उसमें से जो है पर्सन की उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से कौन सा जो है ऑरेंज लेता है, उसके बेस पे वो उसको क्या डिसीजन देते हैं। इस तरह से पर्पस सैम्पलिंग होगी, उस पर्सन की एक्सपर्टाइज पे, उस पर्सन के जो है पर्सनल जजमेंट पे इन्वॉल्व करता है ये, ठीक है, इस तरह की सैम्पलिंग। नेक्स्ट इसके बाद कोटा सैम्पलिंग क्या होता है। कोटा सैम्पलिंग में जैसे कि आपका इंटरव्यू में मैंने आपको बताया था कि जो है पर्सनल जजमेंट कोटा सिस्टम होता है। इंटरव्यू में तो कोटा सिस्टम होता है, आपको पता है ना कि मेल के लिए अलग कोटा होता है, फीमेल के लिए अलग कोटा होता है, रूरल के लिए, अर्बन के लिए। अगर आपका कुछ इस तरह से कोटा सिस्टम चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें से डाटा कलेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। उसमें हर यूनिट के आने के चांसेस नहीं है। इसमें ये कोटा सिस्टम ये होता है कि आपका जो है अगर किसी चीज़ का कोटा है, मेल के ओपन मेरिट में आपका मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं, और फीमेल के कोटा में सिर्फ जस्ट फीमेल आएंगी, ठीक है। इस तरह कोटा सिस्टम में आपके जो है एवरेज यूनिट के आने के चांस इक्वल नहीं होते हैं। तो इस तरह से इसको हम कहेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है। नेक्स्ट इसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तक कि हम रखते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होप आपको क्लियर हो गया होगा सब। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो।